क्या पुंछ के अंदर शहीद हुए लोगों के लिए भी सरकार कोई ऑपरेशन चलाएगी? जिस तरीके से पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमला होता है और उसमें 26 लोगों को शहीद कर दिया जाता है और दहशतगर्दों ने ये पैगाम दिया कि हमने ये जो लोग मारे हैं, जिस तरीके की वीडियोस हमने देखी उसमें ये कहा गया कि एक मजहब को टारगेट किया गया है। लेकिन पुंछ के अंदर जब शेलिंग होती है, उस शेलिंग के बीच हिंदू भी है, मुसलमान भी है और सिख भी है, लेकिन वहीं पर मासूम बच्चों के सवालात हैं, उन मासूम बच्चों के सवालात जिन्होंने अपने वालिद को खोया। मेरे साथ जपनीत कौर मौजूद हैं, जिनका एक मासूम सा सवाल है कि आपने सिंदूर ऑपरेशन तो चलाया, क्या पुंछ के अंदर जितनी भी 14 अमवात हुई हैं उन लोगों के लिए भी आप इतना इंसाफ कर पाएंगे? क्या उनके लिए आप कोई ऑपरेशन जो है वो करेंगे जिसमें उनको इंसाफ मिले? जपनीत, क्या कहेंगी? आपने पूरी कहानी जो है वो स्ट्रेट लाइन को पहले भी सुनाई है, आपके जो मेंबर्स थे फैमिली उनने भी सुनाई है कहानी, लेकिन अब क्या आप चाहती हैं कि आज पुंछ के अंदर एलओपी भी मौजूद हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पीएम ने एक मीटिंग की है, माफ़ कीजिएगा, एड्रेस किया है मीडिया से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मंदिर पे और गुरुद्वारे पे अटैक हुआ है। मदरसे का उन्होंने नाम नहीं लिया और ना ही जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला का नाम लिया है जहां पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। देखो, यहाँ पे जहाँ मतलब कि जैसे हम ये चीज़ सुनते हैं कि गुरुद्वारे या फिर मंदिर में, देखो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ मेन उन्हीं जगहों को टारगेट कर रहे हैं एंड वहीं पे वहाँ पे शेलिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ आप बोल सकते हो कि ये गलत चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि आपने एक न्यूज़ और सुनी होगी कि यहाँ पे पुंछ में एक मुस्लिम टीचर थे, जब मतलब जैसे ही उनकी डेथ हुई शेलिंग की वजह से, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में न्यूज़ में सिर्फ यही चीज़ थी कि एक टेररिस्ट को उन्होंने मार दिया। तो मतलब कि ये वो हमें चीज़ें ना कुछ चीज़ों को बना के वो बता देते हैं। जैसे कि मेरे फादर की बात करें अगर, तो मेरे पापा का नाम जो था ना वो था कि मेरे पापा, हमने जैसे स्टोरी उनको बताई कि वो गुरुद्वारे गए थे सुबह, देन उसके बाद वो घर आए, उसके बाद उनकी डेथ जो है ना यहाँ पे हमारे जो नीचे बेसमेंट एरिया में वहाँ पे उनकी डेथ हुई। लेकिन न्यूज़ में ये चीज़ बताई गई कि जो मेरे फादर थे वो उस टाइम पे गुरुद्वारा पे थे एंड गुरुद्वारे में उनकी डेथ हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और मैं अब आपको बताऊं, अगर जैसे जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, देखो हमें पता है कि वहाँ पे जो लोग थे वो इनोसेंट थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वो 26 लोग थे, अगर हम उनको जस्टिस नहीं दिलवाते तो मे बी नेक्स्ट टाइम वहाँ पे, अब मैक्सिमम वहाँ पे तो टूरिज्म, अब लोग उनके मन में इतना डर बैठ गया है कि वो वहाँ पे अब जाना पसंद ही नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट टाइम, हम क्या पता नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ही ऐसा हो जाए। उनके लोगों के मन में डर आ गया, तो इस डर को भगाने के लिए तो उन्होंने ये जो मतलब उन लोगों को या फिर जस्टिस दिलवाने के लिए उन्होंने ये ऑपरेशन रखा, सिंदूर रखा, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, जब अगर हमें यहाँ पे पुंछ में ये चीज़ बताई जाती है कि मतलब ऐसे हम इस चीज़ के बारे में हर कोई डिस्कस कर रहा था कि इसका जस्टिस लेंगे, देन क्या पता कोई वॉर होने वाली है, ये चीज़ हम हर जगह में देखते थे कि वॉर होगी एंड इस चीज़ का हमें मतलब हमारे मन में था कि हाँ वॉर होगी, वॉर मतलब पूरा ऐसे तो लोग बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ बताई गई कि जब मॉक ड्रिल्स होंगी 7 मई को मॉक ड्रिल्स होंगी, ये चीज़ सुन के हम थोड़ा सा हमारे मन में डर बैठ गया कि हाँ मे बी कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, इसीलिए मॉक ड्रिल्स रख रही हैं। और उन्होंने वहाँ पे कुछ एरियाज़ के नाम भी दिए कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ पे मॉक ड्रिल करवाएंगे। अब लोगों को उस टाइम पे वो बताते कि कैसे कैसे क्या होगा अगर बाय चांस ऐसा आपको सायरन बजाए जाते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो आपको कैसे अपने आप को बचाना है। ये चीज़ तो हमें मॉक ड्रिल्स के बाद ही पता चलनी थी। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ कि 6 मई को जब 12 बजे शेलिंग होती है, इंडिया की तरफ से ही होती है, एंड उसके 1 घंटे के बाद हमें एक मैसेज आता है कि ऑपरेशन सिंदूर। क्या ये चीज़ सही थी कि अगर आप उन लोगों को जस्टिस दिलवा रहे हो, ऐसा है कि अगर ये यहाँ से कोई ऑपरेशन कंडक्ट कर देंगे तो वो लोग चुप थोड़ी बैठेंगे, पाकिस्तान से वो लोग, हाँ, तो वो उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो आपको पता है कि वो चीज सफर सिर्फ आपकी पब्लिक को करनी पड़ेगी। आपने वो तैयारी कर भी रखी है। हाँ, हाँ, तो आप
अपनी जो पब्लिक को आप उनको अवेयर करो कि आपने अगर कोई मेडिसिन वगैरह लेनी है, आपने कोई स्टॉक, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप लेके रख दो, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवाने लगे हैं। और इसके लिए क्या पता आपको वो चीज़ें जो आपको चाहिए वो मिले ना मिले, या फिर आप अपने बेसमेंट एरियाज में चले जाओ। ये चीज़ एटलीस्ट इसको अवेयर करना तो बनता था ना। अब इन्होंने पता नहीं उन लोगों को, तो मैं आपको ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ कि आप उन लोगों को कभी जस्टिस नहीं दिलवा सकते जिन लोगों के घर से कोई बंदा चला गया। उन लोगों को आप कभी कोई जस्टिस, हाँ आप और लोगों के मन से डर जरूर भगा सकते हो, लेकिन जिनके फैमिलीज से कोई बंदा चला गया ना, उन लोगों को आप चाहे कोई जो मर्जी आप ऑपरेशन रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन आप उन लोगों को जस्टिस नहीं दिलवा सकते। लेकिन अगर इन्होंने ये चीज कही है, अब 26 लोगों के साथ आप इन 14 लोगों को और ऐड कर लो, अब इनको भी जस्टिस चाहिए। क्यों? इनको पता था इनकी कोई गलती थी, वो वहां पे पहलगाम घूमने के लिए गए थे ना, उनकी गलती थी। हम तो अपने घर में थे ना। हाँ। हम अपने घर पे थे। अगर आप उनको जस्टिस दिलवाते हो अच्छी बात है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अवेयर करो लोगों को कि हाँ हम कोई मॉक ड्रिल्स नहीं कंडक्ट करवा रहे, ये एक झूठ है, मॉक ड्रिल्स नहीं होने वाली है, हम एक ऑपरेशन रखेंगे। आप अपनी अपनी बेसमेंट एरियाज में चले जाओ, आपने जो चीज़ आपको चाहिए, ज़रूरत का सामान है, आप लेके रख दो, क्योंकि क्या पता उसका इम्पैक्ट जो है आपको ही झेलना पड़े। ये चीज अवेयर करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसका नतीजा हमें देखने को मिल गया कि 26 के साथ 14 लोग और हो गए। और मे भी अब देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि 7 मई को जैसे ही ये सब स्टार्ट हुआ, जिसमें सुबह ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी। सुबह जब शेलिंग, हम अभी भाग दौड़, लोग ऐसा बोलते ना कि अगर लोग अपने घरों में ही रहते, अब हमें क्या पता हमारे घर के ऊपर ही आके शेल पड़ जाए, क्योंकि हमारा घर मेन सिटी में है, डबल स्टोरी घर है, यहीं पे ऊपर आके पड़ जाए, हम उस टाइम पे क्या करेंगे? क्योंकि जस्ट अभी थोड़ा सा ही टाइम पहले 1-2 मिनट की बात होगी, ये यहाँ पे सिटी में पड़ा, तो हमें उसकी आवाज, हम बॉर्डर एरियाज में देखते हैं वहां पे हमें कितनी आवाज आती है उसकी, तो सोचो यहाँ पे कितनी आवाज है। ऐसे लगा जस्ट हमारे घर के बिल्कुल पीछे पड़ा, लेकिन वो थोड़ा सा ही दूर था। तो हम अपने आप को बचाते हुए ही नीचे भागे कि हम नीचे सेफ एरिया में, वहाँ पे हमने देखा होता है हर जगह के पे कि जो उनको बंकर्स बना के दिए गए होते हैं जो लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। तो हमने सोचा हमारे यहाँ पे बेसमेंट एरिया, चाहे वो इतना बड़ा नहीं है, बट मतलब हम अपने आप को सेव कर सकते थे उसमें। हम वहीं पे भागते गए, हम वहां से नीचे, पैनिक हो जाता है, एक तो इंसान इतना पैनिक हो जाता है कि ये क्या होने लगा यहाँ पे सिटी में, बॉर्डर एरियाज में होता है बंद हो जाता है, लेकिन ये सिटी में क्या होने लगा। तो हम सभी भाग के नीचे चले गए बेसमेंट एरियाज में, लेकिन वहीं पे पहुंचे थे एंड उसी टाइम पे वहां पे शेल पड़ा एंड उसके स्प्रिंटर सीधा मेरे पापा को लगे एंड उनकी डेथ होगी। अब यहीं पे स्पॉट पे हुई थी? हाँ यहीं पे नीचे। तो अब देखो, मेरे पापा की तो उस टाइम पे डेथ होगी क्योंकि उनको अवेयर नहीं किया गया था। अगर हमें अवेयर किया जाता तो मे बी हम नीचे बेसमेंट एरियाज में पहले पहुंच जाते, बिल्कुल सेफली पहुंच जाते, हमारी पूरी फैमिली पहुंच जाती, हम आराम से रहते, हमें कोई डर तो होता बट हम सेफ हो जाते। अब 8 मई को भी जो है ये कुछ चलता रहा, शेलिंग चलती रही, 9 मई को भी चलती रही। लेकिन एक चीज जपनीत यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, एक चीज आप बताएं कि जो ये इफेक्टेड एरिया था, इसमें एम्बुलेंस आई या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस तरीके का स्टेप लिया गया कि आप लोगों को सेफ जगहों पर जो है वो पहुंचाया जाए, या कोई भी ऐसी चीज की गई है हो जो लगे कि जो लोग यहाँ पर फंसे हैं या जो लोग जिनको खतरा है जान का, उनके के लिए कुछ किया जाए? देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस, मेरे फादर की जब डेथ हुई तो मेरा ब्रदर था छोटा जो 8th क्लास में है, एंड मेरे जो ताऊ जी थे जिनकी दोनों फिंगर्स कट होगी, स्प्रिंटर लगा एंड उनकी फिंगर्स दोनों कट होगी एंड उनको ब्लीडिंग हुई जा रही है जी, और उनको ब्लीडिंग हुई जा रही है। तो मेरे ब्रदर ने और मेरे ताऊ जी ने जो इंजर्ड है उन्होंने उनको खींच के बाहर निकाला एंड उस टाइम पे कोई एम्बुलेंस नहीं थी। आपके भाई की एज क्या? वो 13 ईयर्स का है। 13 साल का बच्चा वो अपनी बाप की वहां से हम कहें कि मैयत उठा रहा है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंच नहीं पा रही है जी। और उस टाइम पे उनको एम्बुलेंस नहीं थी, हमने किसी तरह से, क्योंकि हमारी जो कार बाहर थी वो भी उस टाइम पे शेलिंग हुई और स्प्रिंटर्स पड़े एंड वो उसको लॉक्ड होगी, वो खुल ही नहीं रही थी। तो हमने किसी तरीके से यहाँ पे अपने जो नेबर्स थे उन्होंने हेल्प की, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि उस टाइम पे यहाँ पे 10 लोग आके खड़े हुए जब हमने आवाज लगाई जोर जोर से कि मेरे पापा को बचाओ, उनको बचाओ। उस टाइम पे 10 लोग आके खड़े हुए, और लेकिन किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया कि आप एटलीस्ट उनको उठा के गाड़ी में बिठा दो।
कोई एक भैया थे, उन्होंने अपनी कार लाई एंड मेरे पापा को उन्होंने बीच में डाला, लेकिन वो 10 लोग वहाँ पे जब आके खड़े हुए, उनमें से किसी ने नहीं चाहा कि एटलीस्ट आप उनको उठा के गाड़ी में डाल दो। तो मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो तो हमें इतना पता था कि उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, लेकिन बट फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हम उस टाइम पे इतने शॉक्ड हो गए थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक हो जाएंगे। उनको लगी ही नहीं है, क्योंकि उनका फेस बिल्कुल ठीक था, बाजू बिल्कुल ठीक, उनकी बॉडी पूरी ठीक। लेकिन जब हमने उनको उठाया, देन उनकी यहाँ पे चेस्ट के एरिया में यहाँ पे देखा कट, हमें लगा कोई बात नहीं, नॉर्मल सा कट है। लेकिन जब हमने उठाया, उनकी पूरी स्किन यहाँ से बाहर निकली हुई है। हाँ, आप सोचो कि एक छोटा बच्चा वो अपने पापा को इस हालत में देखता है। एंड ऐसे हम देखते हैं ना, नॉर्मली कोई फोटोज आते हैं जिसमें कोई बंदा ज्यादा इंजर्ड होता है, हम बच्चों को नहीं दिखाते हैं कि उसको डर जाएगा या फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो हम उनको नहीं दिखाते। लेकिन आप सोचो उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी जब उसने अपने फादर को इस हालत में देखा। एंड वो रोते हुए अपने पापा को हॉस्पिटल लेके गया एंड वहां पे अनाउंस कर दिया कि उनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद हम घर आते हैं एंड उसके बाद भी हमारी सेफ्टी की कोई कुछ नहीं था, कोई उसके बाद शेलिंग दूसरे दिन भी चलती रही। हाँ, दूसरे दिन भी चलती रही। हमारे फादर की डेड बॉडी उस टाइम पे भी घर पे पड़ी हुई थी एंड हम डर रहे थे कि क्या पता हमारे घर पे आके पड़े और जो फैमिलीज के कुछ और बच्चे कुचे मेंबर्स हैं, क्या पता उनकी जान भी ना चले जाए। तो उस टाइम पे भी हमने बहुत मुश्किल से जो संस्कार वगैरह करते हैं, उस टाइम पे भी शेलिंग हो रही थी, तो हम उनको लेके गए और संस्कार करवाया उनका। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब 8 मई को और 9 मई को जब शेलिंग चल रही थी, उस टाइम पे इन्होंने सायरन बजाए एंड तब जाके अगर आप हाँ 8 और 9 को जब शेलिंग हो रही थी, कंटिन्यू थी, तब जाके इन्होंने सायरन बजाए। एंड उस टाइम पे आप देखोगे आपको कोई इंजरी नहीं दिखेगी, किसी बंदे को किसी को लगी होगी या फिर किसी की डेथ होगी या कुछ। पुंछ खाली हो गया था ना। हाँ, 80% तो पुंछ से लोग भाग चुके थे। हाँ, लेकिन जो बच्चे कुछ थे वो सेफ इसलिए थे क्योंकि सायरन बजाए गए। मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप ये चीज अगर 7 मई को भी हमें बता देते, तो उस टाइम पे भी कोई भी कैजुअलिटीज नहीं होनी थी। अगर ये चीज़ वो हमें पहले बता देते, अगर हम पहले अवेयर हो जाते, मे बी हम भी किसी सेफ जगह पे चले जाते, हम भी खाली कर देते ना। क्योंकि लोग तो वही लोग भाग चुके हैं जो कहते हैं कि आप करो, हम आपके साथ हैं, आपको जो करना है आप करो, हम आपके साथ हैं। वो लोग भी भाग चुके थे, तो हम भी भाग ही जाते ना। एटलीस्ट अपने फादर को तो बचा सकते ना, या फिर किसी बेसमेंट एरिया में चले जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर पूरे में जो है शेलिंग हुई है, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो है वो पुंछ रहा है। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को की सक्सेस मनाते हुए देखा गया है, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। पुंछ के अंदर भी एक रैली हुई है, तिरंगा रैली निकाली गई है कि हमने बड़ी कामयाबी जो है इसमें हासिल की है, सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखो, अगर हम इंडिया में रहते हैं, तो आप कोई भी ऑपरेशन को तब तक सक्सेसफुल नहीं कर सकते उसको, या फिर उसको सक्सेसफुल नहीं मान सकते जब तक उसमें कोई एक भी कैजुअलिटी ना आई हो। अगर आप किसी एक पर्सन को भी आप हर्ट कर रहे हो, या फिर आप उस बंदे की जान जा रही है, किसी एक बंदे की भी, वो कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं मानी जा सकती। आप उसको ऐसे नहीं लेके चल सकते कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप उसको इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि वो चीज़ हम जान सकते हैं जिनकी फैमिलीज, जिनके 2 बच्चे गए, जिनके फादर गए, जिनका 2 बच्चे, आपने वो सुना होगा उनके बारे में। मतलब कि आप उनके घर वालों से पूछो कि क्या ये चीज़ सक्सेसफुल है कि नहीं। वो लोग मे बी, अगर मैं ऐसे अपनी बात करूं, कल को हमारे लिए भी वो चीज़ सक्सेसफुल होती अगर हमारे घर से कोई बंदा नहीं जाता। ये चीज़ मैं आपको वापस ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके अपने ऊपर ना बीते ये चीज़, तब तक वो चीज़ आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। अच्छा, आपका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, ना सरकारें कर सकती हैं, इंतज़ामिया कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप सरकार से अब क्या चाहती हैं, किस तरीके से आपको इंसाफ दिया जाए? क्योंकि हमने ये देखा है कि इस पूरे सिनेरियो में पुंछ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है, कहीं ना कहीं क्या बहुत हद तक नज़रअंदाज किया गया है। पीएम अपनी स्पीच में इसका नाम नहीं लाते हैं। यहाँ पर कोई सरकारी की जानिब से कोई आता नहीं है जो दौरा करे, लोगों के बीच में आए, बात करे, उनको हौसला दे। कंपनसेशन जो है वो आपको मिली है कंपनसेशन। अब आप और क्या चाहती हैं?
देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ अभी आपको जैसे पता है ना कि जो पीएम की जो स्पीच वगैरह हो रही है उसमें वो पुंछ का नाम नहीं ले रहे। एक्चुअली वो उसका नाम इसलिए नहीं या फिर काफ़ी हद तक वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको वो उस चीज़ को सक्सेसफुल मान के बैठ चुके हैं कि ये ऑपरेशन हमने जो सिंदूर किया, हमने उन लोगों को जस्टिस दिलवा दिया। उन लोगों को जो पहलगाम में उनके अकॉर्डिंग उन 26 लोगों को उन्होंने जस्टिस दिलवा दिया। इसीलिए वो इसका जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है कि उन 26 लोगों के साथ अब 14 और जुड़ चुके हैं। तो वो इस चीज़ को सामने नहीं लाना चाहते कि वो पुंछ की सच्चाई नहीं बताना चाहते। एक जो JNK है, जो क्राउन है, पूरी हमारी जो स्टेट्स है उन सारों का क्राउन है, अब उसी को आप छोड़ रहे हो। आप किसको जस्टिस दिलवा रहे हो? आप कौन सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना चाहते हो? आप अपने पुंछ की बात नहीं कर रहे। आपके पुंछ में हर एक इंसान, आप कौन सी इक्वलिटी की बात करते हो कि जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम तक आ गया लेकिन पुंछ में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बट फिर भी आप एटलीस्ट उसका नाम तो लो। आप उन लोगों को बारे में आप उनको जस्टिस नहीं दिलवा सकते, आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, आपने उनको अवेयर नहीं किया, लेकिन उनके बारे में एटलीस्ट कुछ हद तक आप उनके लिए बात तो करो। अब देखो, आप बोल रहे हो कि आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हो, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे लिए सारा कुछ मेरे फादर थे, जिनके लिए मैं पढ़ना चाहती थी, जिनको मैं जो मेरी विशेस थी या फिर मेरे फादर के ड्रीम्स थे अपने बच्चों को लेके होते हैं उनको कि मेरे बच्चे ये बनेंगे, लाइक थोड़ा सा फेम के लिए भी होता है या फिर उनकी एक होता है कि मेरे बच्चे कल को सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो एक अलग सी चमक होती है उनके फेस पे, या फिर वो चीज़ मैं उनको देना चाहती थी। आप बोल सकते हो कि मेरी अभी पहले इतनी एज नहीं थी, मेरी तब उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं उस बारे में सोच सकूं, लेकिन अब जाके मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि हाँ, मेरा ये टाइम है अब कि मैं अपने फादर को वो खुशी दूँ जो उनको आज तक लाइफ में नहीं मिली। और वो जब वो चीज़ खुशी देने का टाइम आया तो मेरे फादर ही नहीं मेरे साथ, तो मैं ऐसी, अब मेरे लिए आप कुछ भी दे दो, मेरे लिए वो ज़ीरो के बराबर है। मेरे को आप जितना मर्जी कुछ भी दे दो, कोई जॉब्स दे दो, जितने मर्जी पैसे दे दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे लिए मेरे फादर ही थे। अगर एक फैमिली होती है, फैमिली जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, क्योंकि वो फैमिली एक साथ बैठ के वो खुशियाँ देखती है, देन अपने ड्रीम्स पूरे करती है, देन वो देखते हैं, क्योंकि हम काफ़ी हद तक हम कुछ चीज़ें खुद के लिए भी करते हैं लेकिन मैक्सिमम हम अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं कि कल को वो देख के हमें खुश हो सके कि हाँ, मेरे बच्चों ने भी कुछ किया। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी, बट मतलब कि जो चीज़ मैं करना चाहती थी, जिस हिसाब की मैं खुशी अपने फादर को देना चाहती थी, वो चीज़ मेरे हाथों से चली गई है। वो चीज़ मैं कभी वापस नहीं ला सकती कि मैं अपने फादर को बिठाऊं एंड कल को मैं कोई चीज़ ऐसी करूं एंड उनको बताऊं देखो मैंने कर दिखाया। वो चीज़ मैं उनको कभी नहीं दे सकती। ये बड़ी दुख की बात होती है कि एक बाप जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है बच्चों पे लगा देता है, और वो बाप ये सोचता है कि कल को मेरे बच्चे जो हैं वो कहीं अच्छे मकाम पर होंगे, क्योंकि एक बाप ही होता है जो बच्चों की कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुश होता है। और मुझे इस चीज़ ये जो बात कही है ना जपनीत ने, कि मैं उनके जो सपने थे वो पूरा करना चाहती थी, मैं उन्हें खुश देखना चाहती थी। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसके माँ बाप प्राउड फील करे, और ये चीज़ मुझे बहुत अंदर में लगी है कि एक बच्चा जो सिर्फ 14 साल की, आप 17 साल की बच्ची है, और इस उम्र में कोई मैच्योर नहीं होता है, लेकिन आपने देखा कि इसके सर पर एक ऐसा पहाड़ आकर गिर गया है जिसने एकदम से इस 17 साल की बच्ची को, जो इसका बचपन था, इसको अपने जवान कर दिया, इसको मैच्योरिटी में ला दिया। और वो अब ये सोच रही है कि मैंने आगे क्या करना है, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए क्या करना है, मैंने अपनी माँ के लिए क्या करना है। इसको कुछ भी दे दो, इसका कहना है कि इसको कुछ भी दे दो, लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे आप। बहरहाल हमारी जो कोशिश है कि हम इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएं, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कोई इनको सुनेगा। आज जो है LOP पुंछ में मौजूद हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं। अब उनकी मीटिंग के बाद क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो लोग पुंछ के अंदर शहीद हुए हैं
उनको एक शहादत का रुतबा जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये वो मासूम लोग हैं जो कि जिनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, हालात कैसे होंगे, उनको आगाह नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की शेलिंग में इन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। और वो लोग जो जान दे चुके हैं वो अब शहीद कहलाने बेहद ज़रूरी हैं। और सरकार को भी ये चाहिए कि जो लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं उनका मुतबादल तो नहीं दिया जा सकता, वो नुकसान उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम इनको एसआरओ के तहत नौकरी दी जाए या इस तरीके के इनके लिए कोई काम किए जाएं जो आइंदा वक्त में इनको फ़ायदा पहुंचा सके। बहरहाल हमारी यही कोशिश है कि पुंछ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आप तक पहुंचाए, आप लोगों तक पहुंचाएं या सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार ने इस बड़े सानेहा में पुंछ के अंदर जो भी हुआ है उसमें अपना जो रोल था वो हम कहें कि सही तरीके से नहीं निभाया। अगर पुंछ की हम बात करते हैं तो पुंछ का नाम तक नहीं लिया गया, लोगों की अमवात हुई है, लोग जख्मी हुए हैं, लोगों की अमलाक का नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं पर भी पुंछ का जिक्र नहीं हुआ है। पुंछ एक ऐसा जिला है जो हमेशा से नज़रअंदाज किया गया, हम कहें कि सियासी तौर पर ये यतीम इलाका है जिसको हमेशा से इस तरह रखा जाता है जैसे कि एक यतीम बच्चा है, उसकी आपको परवाह नहीं है, उसने क्या खाया है, पहना है, वो क्या बात कर रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सरहदों पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो है वो शाना बशाना रहकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। लेकिन अगर इन्हें ही इंसाफ नहीं दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ या हर वो शहरी समझता है जिसने चोट खाई है, जिसने अपने प्यारों को खोया है, जिसने अपनी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होते हुए देखा है, वो ये सोचता है कि हमारे साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार करना इन हालात में, इस सिनेरियो में हमारे साथ जुल्म है। और ऐसे में जिस तरीके से आप कहते हैं कि पहलगाम में जो शहीद हुए हैं, जो सयाह आए हुए थे घूमने फिरने के मकसद से वो शहीद हुए हैं, उसी तरीके से इनके लोग भी शहीद हुए हैं, उनको आपने इंसाफ दिला दिया। लेकिन सवाल ये है इन मासूम बच्चों का जिन्होंने अपने वालिद को खोया है कि क्या आपने पहलगाम के अंदर जो सानेहा पेश आया उसमें लोगों को शहीद होते हुए देखा, उनको आपने इंसाफ दिला दिया, लेकिन पुंछ के अंदर जो लोग मरे हैं क्या उनको आपने इस सिंदूर ऑपरेशन जो आपने चलाया उसमें इंसाफ दिलाया है? या वो औरतें जिन्होंने अपने सिंदूर जो है वो गवा दिए हैं, क्या उनको इंसाफ मिल पाया है? ये सवाल इन मासूम बच्चों का पुंछ जिला से सामने आता है और ये अपना सवाल जो है वो हर जगह पूछते हैं कि हमारा क्या कसूर था। अगर उनके लिए आप ऑपरेशन चला सकते हैं तो क्या हमारे लिए भी ऐसा कोई ऑपरेशन है जिससे हमें भी इंसाफ मिले?